92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मन की खिड़की और इसको लिखा है यामिनी शर्मा ने। शहर के महाराणा प्रताप चौक के चेतक घोड़े की दुम से ठीक चौथे घर और घर में रहने वाली दादी की कहानी है ये। कितना आसान पता है ना इस घर का, एक बार सुन लो तो हमेशा याद रहे। फिर से बताता हूँ, शहर के महाराणा प्रताप चौक के चेतक घोड़े की दुम से ठीक चौथा घर। घर भी वैसा ही खूबसूरत, कभी भुला न पाने वाला। घर था ठीक गणपति मंदिर के पीछे और घर के पीछे था भोलेनाथ का मंदिर और एक बड़ा सा मैदान। एक भरे पूरे धार्मिक परिवार के लिए इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती थी भला। यही ख्याल मेरे मन में आया जब मैं अपनी 90 साल की दादी को कार में बिठा रही थी और उसके अनगिनत सवालों के जवाब खोज रही थी। सवाल तो दादी के थे, पर लग रहा था एक छोटी सी बच्ची ये सवाल कर रही थी। ये मेरा सामान है ना, घर के बाहर क्यों है? ये ट्रक सामान से क्यों भरी है? हम सब कहीं जा रहे हैं क्या? मेरा घर खाली क्यों कर दिया? क्या ये अब मेरा घर नहीं है? घर तो दादी का ही था। हाँ, घर का सामान भले ही ट्रक में पैक कर दिया गया था, पर उस खाली घर में फिर भी कुछ पीछे रह गया था जो हम में से कोई भी पैक नहीं कर पाया था। शर्मा खानदान के अपनों का प्यार, बनते टूटते सपने, अनगिनत यादें, चाची जी के हाथों से बने खाने की खुशबू, बड़ी दीदी के भरतनाट्यम की थाप, छोटी के शास्त्रीय संगीत का नाद, हर्षल अमित रोहित के क्रिकेट टूर्नामेंट्स के रिजल्ट्स, दादी के बच्चे और पोते पोतियों के रिश्ते, शादियां, बारातें और साथ गाए गानों के सुर वहीं उस घर की हवाओं में रह गए थे। उन्हें बॉक्सेस में बबल रैप करके रखना नामुमकिन था। उस घर की एक एक ईंट दादी की जिंदगी के संघर्ष, सब्र और प्यार के किस्सों से जड़ी थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और मेरे स्वतंत्रता सेनानी दादा और दादी ने दिल्ली में राजनीति को ना कह के देश भर में हिंदी प्रचार करते हुए अपने शहर में बसने का फैसला किया और अपने सपनों के घर को बनाने की ठानी। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, पर अगर खुद की छत ना हो ना तो सुकून कहाँ मिलता है, दादी हमेशा कहती थी। महज 700 रुपयों में खरीदी इस जमीन पर दादा दादी ने बड़े अरमानों से एक घर बनाया था। इसको तीर्थ स्थल और दादाजी के गांव का नाम दिया था पुष्कर, वहां जहां दादा दादी और उनके 2 बेटों का परिवार रहने लगा। घर का नंबर था 27, जिसको अगर जोड़ो तो 9 होता है। पड़ोसियों ने दादी से कहा था, अरे कमला देवी, 9 तो शनि का आंकड़ा है, शुभ नहीं होता, ग्रहों की शांति करवा लो। दादी ने झिड़क के कहा था, घर आंकड़ों से नहीं, घर में रहने वाले लोगों के प्यार से बनता है। ये शुभ अशुभ मैं कुछ नहीं मानती, जहां मेरा परिवार वहीं मेरा मंगल। तब नंबर 27 हो या 36 मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज इतने सालों बाद वही पड़ोसी पुष्कर का एक हिस्सा खाली होते देख रहे थे। नाखुश थे दादी की दशा पर। हृष्ट पुष्ट कमला देवी का रुतबा कैसे यूं उम्र और दिमागी बीमारी के सामने हताश हो गया था। जिस परिवार को दादी ने प्यार से एकजुट रखा था, आज वो पैसों के कारण बंट चुका था। एक पड़ोसी को तो मैंने कहते भी सुना, आज अगर कमला देवी दिमागी बीमारी की शिकार नहीं होती तो शायद शर्मा परिवार यह दिन कभी नहीं देखता। दूसरे ने जवाब में कहा, हाँ देखो ना, जिस घर परिवार को इतने प्यार से खड़ा किया, आज सब खत्म हो रहा है, और वो भी कमला देवी की आंखों के सामने। और कमला देवी को ये बात समझ भी नहीं आ रही। सचमुच दादी को अंदाजा भी नहीं था कि आज के बाद वो अपने इस पुष्कर बंगले में कभी कदम नहीं रखेंगी। दादी तो मेरे साथ कार में निकल पड़ी थी, हंसती, खिलखिलाती और मुझसे सवाल करती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा
सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे दादी कमला देवी, जो कि 90 साल की हैं, आज अपना घर छोड़ के जा रही हैं क्योंकि बच्चों के बीच बंटवारा हो रहा है। लेकिन दादी को दिमागी बीमारी के कारण इस सब की सुध नहीं है। उनका मन तो बस एक छोटी सी बच्ची के बराबर है। अब आगे। दादी के सवाल चल ही रहे थे जब मैं उसको हमारे नए किराए के मकान की तरफ ले जा रही थी। दादी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझको मिली थी क्योंकि बचपन से ही मैं दादी की सबसे करीबी थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं उनकी राजदार। हमारा प्यार दादी पोती के प्यार के साथ दो सहेलियों के लगाव से लिपटा था। इसलिए शायद दादी की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन में मेरा उसका ऐसे एक साथ सड़कों पे कार में निकलना लिखा था। मुझे पता था दादी को घूमना कितना पसंद था, इसलिए मैं दादी को लंबे रास्ते से ले जा रही थी। सिग्नल पे गाड़ी रुकी तो मैंने दादी की सीट बेल्ट ठीक करते हुए दादी पे ध्यान से नज़र डाली। लंबे घुंघराले बालों की जगह अब छोटे सुविधाजनक बालों ने ले ली थी। दादी का लंबा सुडौल शरीर हमेशा खादी की साड़ी से ढका रहता था। आज उस खादी की साड़ी की जगह कॉटन का गाउन है ताकि चलते समय दादी के पैर साड़ी की पटलियों में ना अटकें। हमेशा सिंदूर लगे माथे पे अभी बस कभी बचपन में गूंदी हुई एक बिंदी सी थी। गहनों ने तो दादी का साथ दादा के साथ ही छोड़ दिया था। सालों से दबा दर्द मेरे सीने में फिर उठा। मुझे अपने गहने चुभने लगे तो मैंने दादी की प्यारी शक्ल की ओर देखा। आंखों का तेज अब भी पहले जैसा, तीखी नाक, मलाई से भी नरम दादी की त्वचा और कुछ 15 साल पहले असली दांतों की जगह नकली दांतों ने ले ली थी। अब तो न असली दांतों की भनक थी न नकली दांतों की दस्त। बगैर दांतों की दादी की ही किसी बचपन की सुनाई कहानी की प्यारी सी पोटली वाली बुढ़िया से आज मेल खा रही थी। मेरी शक्ल क्या देख रही है? गाड़ी तो चला। अरे वो देख, सिनेमा का पोस्टर। क्या हम पिक्चर देखने जा रहे हैं? दादी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। मैंने पूछा, जाना है देखने? हाँ, पर शर्मा जी को भी पूछ लेते हैं। यहीं आगे उनकी हिंदी प्रचार सभा है, उनको भी लेते चलेंगे, दादी ने अपने गाउन को ठीक करते हुए कहा। मेरी आंखें दादी को एक सवाल भरी नज़रों से देख रही थीं। मैं कुछ कहती उससे पहले दादी ने कहा, अरे तुम शर्माओ मत, मेरे शर्मा जी बड़े नेक इंसान हैं। सिनेमा देखने का कोई शौक़ नहीं है, पर मुझे पसंद है ना, इसलिए मैं उनको अपने साथ हमेशा ले चलती हूँ। और तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम्हारे बारे में खूब बातें करती हूँ मैं उनसे। खुश हो जाएंगे तुमसे मिलके। अब चलो भी। दादी को उन शर्मा जी के साथ फिल्म देखनी थी जिनके साथ दादी ने 75 साल पहले 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी। साथ लड़ाई लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। जिनके साथ हर वो चीज़ की थी जिससे दादी की जिंदगी हसीन थी, मुकम्मल थी। उन्हीं शर्मा जी ने 5 सालों पहले जन्म मरण के आगे 7 फेरों के वचन को तोड़कर दादी का साथ छोड़ दिया था। उसी के सदमे से दादी पिछले 5 सालों से ब्रेन स्ट्रोक का शिकार थीं। पार्शियल स्किज़ोफ्रेनिया ने उनकी याददाश्त से वर्तमान की हर चीज़ को मिटाकर अतीत के उन दिनों में लाके छोड़ दिया था जहां दादी के साथ हम में से कोई नहीं था, बस उनके शर्मा जी थे और उनसे मिलने के पहले का मासूम बचपन था। दादी की सच्चाई तो बीते पल की यादें भी हैं, लेकिन आज की सच्चाई जो मैं और वो एक साथ जी रहे थे वो ये थी कि जो घर आज वो छोड़ रही हैं वो उनकी जिंदगी थी। ये बीमारी भी कभी कभार सुकून दे जाती है, बदसूरत सच्चाई का एहसास होने नहीं देती। अच्छा चल, सिनेमा नहीं तो तेरे घर चलते हैं। मेरे घर का तो सारा सामान एक ट्रक में था, न जाने मेरे खिलौने कहाँ होंगे। तेरे घर खेलने के लिए आंगन तो है ना? दादी के एक और मासूम सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे दादी कमला देवी ने अपने पति के 5 साल पहले गुजर जाने के बाद अपनी याददाश्त खो दी थी।
पार्शियल स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक के बाद उनकी उम्र बस एक बच्ची सी हो गई थी जब वो अपने होने वाले पति शर्मा जी से मिला करती थी, और अपनी पोती को अब वो सिर्फ अपनी सहेली समझ रही हैं। अब आगे। आज न कार में रेडियो की ज़रूरत थी, न गानों की सीडीज़ की। लगातार बातें और सवाल करने वाली मेरी जान से प्यारी दादी मेरे साथ थी, और बातें करते करते मैं और दादी नए किराए के मकान के सामने पहुंच गए, वहाँ जहाँ अब से हमको रहना था। किराए के मकान में रहने में कोई खराबी तो नहीं थी और न ही कोई ओहदे की चिंता। बस जिस दादी ने हम सब के लिए एक खुद का घर बरसों पहले बनाया था ताकि पूरा परिवार एक साथ रह सके, आज उसी परिवार के मनमुटाव ने दिमागी बीमारी से लड़ती दादी को अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में किराए के मकान में लाके धकेल दिया था, वहाँ जहाँ उसके लिए सब कुछ नया था। न ही घर से जुड़ी हुई कोई यादें थीं और न ही उसकी बची खुशी याददाश्त की किसी भी बात का कोई भी सिरा इस घर में था। यही बात मुझको खल रही थी लगातार। ऐसा तो नहीं था कि दादा दादी कभी किराए के मकान में रहे नहीं। मुझे याद है मेरे ग्रेजुएशन के दिनों में जब दादी को शायद लगा होगा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मेरा एक और ग्रेजुएशन हुआ था, दादी की कहानियों में ग्रेजुएशन। कहानियों के किरदार शेर, जंगल, राजा, रानी से बदल के असली हो गए थे। दादी खुद थी उन कहानियों में अपने शर्मा जी के साथ। मेरे हाथ मानो टाइम मशीन लग गई थी। 21वीं सदी में मैं अंग्रेज़ों के अत्याचार को जी रही थी, दादी की ही तरह एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह, और साथ साथ मैं दादी और उसके शर्मा जी के प्यार को भी पनपते देख रही थी। ये वो वक्त था जब मुझको क्लासिक रोमांस की परिभाषा पता चली थी। दादी को जब अपने शर्मा जी मिले थे, एक दोस्त, मार्गदर्शक और पति के रूप में, तब शादी के कुछ ही सालों बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई में ये दोनों शामिल हो गए थे, और उस दौरान दादी की जिंदगी ने उसको शर्मा जी का हाथ थमा दिया। बिल्कुल निडर होकर कई जगह उनका वक्त कटा, कभी किसी छोटे से गांव की धर्मशाला में तो कभी अंग्रेज़ों की जेल में, और दादी अपने शर्मा जी के साथ ये सब जी चुकी थी। स्वतंत्रता सेनानी थे दोनों, कहीं एक जगह घर नहीं बसाया था, लेकिन भारत के कई शहरों में वक्त को गुजरते देखा था दादी ने शर्मा जी के साथ, अलग अलग घरों में। कभी किसी घर से लगाव हुआ था, उसको छोड़ने का गम नहीं हुआ था दादी? मैंने दादी से एक शाम आश्चर्य से पूछा था। मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए दादी ने एक सुकून की लंबी सांस छोड़ते हुए कहा था, नहीं, मेरे शर्मा जी अगर मुझको मंदिर की प्रदक्षिणा में भी घर बसाने को कहते ना, तो मैं बसा लेती। वो साथ थे, बस इतना काफी था। मैंने दादी का हाथ और कस के पकड़ लिया था इस बात पर। किसी से इसी तरह बेपनाह मोहब्बत करने की लहर मेरे भी दिल में उठी थी तब। एकदम धीरे से, जैसे कोई राज बता रही हो, दादी ने मेरी तरफ झुक के कहा था, लेकिन हाँ, एक घर था मुंबई में, ठीक समंदर के सामने। उस घर में मेरे शर्मा जी ने मेरा हाथ पहली बार पकड़ा था। उस शाम मानो आसमान के सारे तारे हमको मिलने आए थे, जब मैं और वो उस समंदर के किनारे हाथ में हाथ डाले कदम से कदम मिला के चल रहे थे। क्या कहते हैं उसको? इवनिंग वॉक। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। दादी ने बात को पलटते हुए कहा था। मेरी आंखें जो देख रही थीं उस पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। दादी शर्मा रही थीं। झुर्रियों भरे गालों पे सुर्ख लाल रंग जंच रहा था और दशकों पुराने लेकिन आज भी ताजे प्यार की गवाही दे रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे दादी कमला देवी को एक मानसिक बीमारी है जिसके कारण उनका दिमाग सिर्फ एक बच्ची जैसा है। उनके परिवार में बिखराव आ गया है और उनको अपना घर छोड़ के एक किराए के मकान में शिफ्ट करना पड़ रहा है, और उस किराए के मकान तक के गाड़ी के सफर में वो अपनी पोती के साथ अपनी लव स्टोरी को दोबारा याद कर रही हैं। अब आगे।
दादी पहले किराए के मकान में रह चुकी थीं। ये बात मुझको तसल्ली तो दे रही थी, लेकिन एक सवाल था कि पहले तो दादी के शर्मा जी थे उसके साथ, तो हर जगह वो खुशी ढूंढ लेती थी। पर अब ऐसा क्या है जो दादी को इस नए किराए के मकान में खुशी देगा? यही सोचते सोचते मैंने एक नज़र डाली अपने इस नए मोहल्ले पर। छोटी सी गली थी जिसमें आलीशान बंगले ही बंगले थे, मानो किसी ने कागज़ पे पेंट करके इन अलग अलग रंग बिरंगे घरों को एक सही नाप नियम से गली में सजा के रख दिया हो। हमने एक बड़े से बंगले के ग्राउंड फ्लोर को किराए पे लिया था। घर बाहर से तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। शायद मैं हमारे पुराने घर का अपनापन इस नए घर में ढूंढ रही थी। और कैसे न ढूंढती, जिस जगह को मैं अपना घर कहती वहां अपनापन होना तो जरूरी था। लेकिन मैं एक बात भूल रही थी कि पिछले घर का अपनापन मैंने अपने उस घर में पैदा होने के समय से संजोया था। इस नए घर में कुछ नई यादें और अपनापन भरने के लिए मैं तैयार थी, लेकिन फिर भी इस नए किराए के मकान में जाने का मन नहीं बना पा रही थी। दादी ने फिर एक बार सवाल किया, अरे मान्या, ये क्या है? ये सफेद गोल चक्कर तेरा घर है और तेरे घर पे झंडे क्यों लगे? दादी जिस तरफ उंगली दिखा रही थी, मेरी नजर वहां पहुंची तो देखा घर के ठीक सामने एक गुरुद्वारा था, संगमरमर से बना, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत। दादी फिर बोली, चल मुझे इस कार से निकाल, इस बड़े वाले आंगन में खेलते हैं जाके, ये तो मेरे घर से कितना ज्यादा अच्छा है। और तभी गुरुद्वारे में गुरबानी लाउडस्पीकर पे बजने लगी। दादी बच्चों की तरह और भी खुश हो गई। मुझे ये गाना पता है, मुझे ये गाना पता है कह के सिख गुरबानी की ताल पे दादी कार में बैठे बैठे मारवाड़ी भजन गाने लगी। तेरा घर तो बहुत ही अच्छा है, खेलते वक्त इतनी बढ़िया आवाज में गाने भी सुनने को मिलते हैं। आज यही गाना मैं अपने शर्मा जी को भी सुनाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना कह के दादी फिर गाने में मगन हो गई। बिछड़ने का गम तभी होता है जब बिछड़ने का एहसास हो, चाहे वो दूरी किसी इंसान से हो या घर से। उस समय दादी अपनी जिंदगी की हर चीज से बिछड़ चुकी थी। अपने लोग, अपना घर और उनके सबसे अजीज दोस्त और जीवन साथी शर्मा जी, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पर यह सिर्फ मेरा मानना था। दादी के लिए आज भी उसका घर, उसके लोग और उसके सबसे अच्छे शर्मा जी उसका इंतजार कर रहे थे कहीं। हंसते खेलते वो उनको छोड़ के आई थी और उन तक पहुंचने में जो समय बाकी था उसको दादी हंस खेल कर ही गुजारना चाहती थी। दादी के चेहरे पे मानो इस नए मकान वाली गली के पेंटर ने एक प्यारी सी स्माइल भी पेंट कर दी थी और आंखों में चमक भी भर दी थी। मैंने उसको पिछले सालों में इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि कैसे दादी कमला देवी, जिनको एक दिमागी बीमारी हो गई है और उनकी मानसिक उम्र बस एक छोटी बच्ची की है, वो परिवार में बंटवारे के कारण अपना घर छोड़ के एक किराए के मकान में आई हैं। अब आगे। नए घर में हम सब ने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। चाहे जो हो, सब खुश रहेंगे। पुराने घर और घर वालों की याद में कोई उदास नहीं होगा, क्योंकि हमें उदास देख के दादी भी उदास हो जाएगी ना। पापा ने पहले ही दिन मुझको, मेरे भाई और माँ को ये कसम दिलवा दी थी। पार्शियल स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से दादी को सचमुच अंदाजा नहीं रहता था कि उनके इर्द गिर्द हो क्या रहा था। वो अपने बीते दिन की यादों को वर्तमान की हलचलों से जोड़ती और कहीं न कहीं से खिलखिलाने, मुस्कुराने का कारण ढूंढ ही लेती। सिर्फ खुद के लिए नहीं, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते उनके लिए भी। जैसे जैसे दिन बीते, मेरे नए घर के, मेरे नए कमरे की वही पुरानी रूममेट मेरी दादी पहले से जरा शांत शांत रहने लगी थी। हमेशा खिड़की से बाहर ताकती रहती। खिड़की से मुझको तो गुरुद्वारा नजर आता, लेकिन दादी की नजरें क्या ताकती रहती ये मैं कभी समझ नहीं पाती थी, क्योंकि अब तक ये तो तय था कि दादी की सोच और वर्तमान की समझ में कोई नाता नहीं था। स्किज़ोफ्रेनिक अटैक्स भी बढ़ गए थे। एक दिन तो दादी ने नमक सत्याग्रह में जाने की जिद कर ली। कहने लगी, मेरे शर्मा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मिलना है उनसे, हम साथ जाने वाले हैं गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में। नमक सत्याग्रह हो रहा है, मुझे जाने दो। हम सब दादी को यह बताने की कोशिश में थे कि अब भारत स्वतंत्र है,
नमक 16 रुपए किलो खुलेआम बिकता है। नमक का एक पैकेट भी दिखाया तो वो कहने लगी, तुम सब ब्रिटिशर्स हो और तुमने मुझे कैदी बना के रखा है, मुझे जाने दो, मेरे शर्मा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वंदे मातरम, शर्मा जी मैं आ रही हूं, वंदे मातरम। दादी का भूतकाल उनके वर्तमान पे छाया हुआ था। उनकी सोच ही सच थी। जो उनकी आंखों को दिख रहा था, दादी शायद उसको बीते वक्त की कड़ियों से जोड़ रही थीं, पूरी जान के साथ। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, उनके ख्यालों के संघर्ष को मिटाना चाहती थी। एक ही उपाय था, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए इंजेक्शंस। इंजेक्शन के बाद आधी बेहोशी की हालत में भी दादी एक ही बात दोहराती रहती, ब्रिटिशर्स मुझे जाने दो, मेरे शर्मा जी मेरी राह देख रहे हैं, मुझे जाने दो ब्रिटिशर्स। मैंने उनका माथा सहलाते हुए कहा, दादी सो जा, शर्मा जी अब राह नहीं देख रहे, तुझे आराम की जरूरत है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि शर्मा जी मेरी राह ना देखें। देख ले जेल की खिड़की के बाहर, देख वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। दादी ने झल्ला के कहा, मुझे जाने दो ब्रिटिशर्स, मुझे जाने दो। और फिर दादी रो पड़ी थी। उस रात सच में दादी की सोच और वर्तमान की सच्चाई की डांडी यात्रा पे पैदल निकल चली थी मैं। दादी के खारे आंसू सहन नहीं हो रहे थे। लड़ाई किससे थी ये जान नहीं पा रही थी, लेकिन दादी के अंदर हो रही लड़ाई मुझको रौंदती जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दादी कमला देवी को एक मानसिक बीमारी है, जिसके कारण उनकी मानसिक उम्र बस एक छोटी बच्ची की सी है। वो अपने अतीत में जीती हैं, अपना वर्तमान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो अपने दिवंगत पति शर्मा जी को याद किया करती हैं। अब आगे दिन बीत रहे थे और दादी की दवाई की डोसेज भी और बढ़ती जा रही थी। इसलिए दादी बस खिड़की के बाहर देखती रहती और मैं उनको। मैंने मान लिया था कि दादी अपने पार्शल स्किज़ोफ्रेनिया की लाचार शिकार बन चुकी थी। मैं दादी की ओर बेचारगी की नजर से देखने लगी थी, लेकिन एक सूरज की किरण मेरी भी कोरी हथेली के लिए बचा के रखी थी दादी ने। मान्या, ये गुरुद्वारा है ना? खिड़की के बाहर देखते हुए मुझे हाथों से अपने पास बैठने का इशारा करते हुए दादी ने पूछा। हाँ, मैं दादी का हाथ पकड़ के उनके पास बैठ गई। वो मेरी ओर देख रही थी, मानो शक था उनको मेरे वहां होने पर। वो मेरी आंखों में मेरे उनके साथ होने का आश्वासन चाह रही थी। पीछे से गुरबानी की आवाज आ रही थी। एक लंबी सांस लेके उन्होंने कहना शुरू किया, ये बड़ी आवाज में जो गाना बजता है ना, मैं नहीं जानती ये गाना कौन सा है, लेकिन ये गाना मेरे मारवाड़ी भजन से कहीं तो मेल खाता है शायद, तो मैं हर रोज इसके ताल पे गा लेती हूँ। गाने में रौनक रहती है ना। दादी ऐसे बोल रही थी जैसे कभी किसी दिमागी बीमारी ने उनको छुआ तक ना हो। ये मेरा घर नहीं है, ये भी पता है मुझको, लेकिन यहाँ तुम सब हो ना, इसलिए कभी खला नहीं मेरा ये नया घर। दादी की कही हर बात पे मेरा आश्चर्य मेरी बढ़ती धड़कनों के साथ मानो दौड़ लगा रहा था। कभी कभी मैं होती ही नहीं यहाँ। लगता है बुढ़ापे ने मुझको आखिरकार अपने वश में कर ही लिया है। पर जब यहाँ नहीं होती हूँ ना, तो लगता है कि मेरे शर्मा जी के बहुत पास हूँ। फिर से जी आती हूँ कई सारे साल। तब न मुझको मेरे बुढ़ापे का ध्यान होता है, न मेरे संधि वक्त का एहसास। मेरी नजर भी तो वो सारे रंग देख आती है जिनको मैं कभी ओढ़ा करती थी। जरा ठहर कर मानो मेरा दिमाग पढ़ के वो बोली, तू मेरी फिक्र मत कर मेरे बच्चे, तू मेरे साथ रह बस। आज 5 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी दादी से बात की हो और उन्होंने मुझसे कुछ मांगा हो, और वो भी बस मेरा साथ। मैंने उनको कस के गले लगाया और कहा, अरे मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली, तू बस ऐसे ही मेरे साथ रहना यहाँ अभी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। जैसे ही उनको मेरे आंसू दिखे तो वो थोड़ा सा चौंक गईं, फिर हंस दी और मासूम सी आवाज में कहा, अरे रोती क्यों है बावली? देख मेरी माँ भी घर नहीं है, चल अपन दो खेलते हैं। सारी शाम मैंने दादी के साथ खेलने में और उनके शर्मा जी के इंतजार में उनके साथ खिड़की के बाहर ताकते हुए बिताई। वो झिझक के लजा के कह रही थी कि
आज रात उनको उनके शर्मा जी मुंबई वाले समंदर किनारे ले जा रहे हैं। एक अलग सा तेज था दादी के चेहरे पर, मानो आज सारी बातें कह के उन्होंने कोई बोझ हल्का कर दिया हो। उस रात दादी को नींद के लिए किसी इंजेक्शन का मोहताज नहीं होना पड़ा। मेरा हाथ पकड़ के वो एक निष्पाप बच्ची की तरह सोई। खिड़की से छनती चांद की शीतल रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनको सुला के मैं भी अपने बिस्तर पे सोने चली गई। अभी मानो कुछ मिनट ही हुए थे सोते हुए कि मुझको जगा दिया गया। आंख खोली तो देखा कि सूरज की रोशनी से कमरा भरा हुआ था और मेरे परिवार की आंखें आंसुओं से भरी थीं। पापा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बेटा, दादी चली गई। इस बात पे न जाने क्यों मेरी नजर दादी के पास नहीं गई, बल्कि खिड़की के उस पार दौड़ गई। आज वहां मुझको गुरुद्वारा नजर नहीं आ रहा था, मुझको दादी नजर आ रही थीं, समंदर के किनारे रेत पर हाथ में हाथ डाले अपने शर्मा जी के साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी।